अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वफाकी बजट 2020 आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और आज का प्रोग्राम इस बजट के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि ये जो बजट है इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा और ये बड़े मुश्किल हालात में वो ये बजट लेकर आई है। अब इस जब बजट पेश हुआ इस हवाले से जो है वो बड़े अहम ऐलान आते हैं, ख़ासतौर पर इंडस्ट्री के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से। अपोजिशन का कुछ एहतजाज भी रहा। अपोजिशन का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि बजट सिर्फ 3 माह के लिए है और टैक्स कलेक्शन और GDP ग्रोथ रेट के हवाले से भी उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस बजट की तफसीलात जो है वो अभी आ रही हैं, लेकिन कुछ बड़े अहम सवालात हैं जिन पर आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी और वो सवालात इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि हुकूमत इंडस्ट्री के लिए जो है वो क्या कर रही है, हुकूमत की तरजीहात इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो क्या हैं और फिर क्या इन मुश्किल हालात में जो हमारी मईशत के जो ड्राइवर्स हैं, जिस तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री है, छोटा ताजर है, क्या हुकूमत उनको इस कदर सपोर्ट दे रही है कि वो मईशत को जो है वो चला सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में इस पर बात होगी और मेरे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल और इन्वेस्टमेंट रज़ाक दाऊद साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रज़ाक दाऊद साहब, मैं एक बजट पर अभी तक जो फीडबैक आ रहा है उसी सवाल से आपसे आगाज कर लेता हूं और ये कुछ कहा जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से कि ये एक स्टेटस को बजट है। अगर कोई नया टैक्स नहीं लगा तो इंडस्ट्री को कोई नया इंसेंटिव भी नहीं दिया गया और इंडस्ट्री, आपको पता है मुश्किल हालात हैं, इंसेंटिव मांग रही थी। वुड यू एग्री विद दिस सर? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि सर्कमस्टांसेस बड़े चैलेंजिंग है और इस वक्त हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है ना वो ये है कि किस तरह से हमें हमारी इंडस्ट्री को पिकअप करें और जिस तरह से आपको पता है कि बेरोजगारी बेहद हो गई है और हमें लोगों को जॉब देना है, हमें इंडस्ट्री के पहिए चलाना है। तो इस बजट में हमारी जो डायरेक्शन है कि किस तरह से इंडस्ट्री चले और इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये कि बाहर से माल ना मंगाए, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा माल बने और जॉब क्रिएशन हो। और दूसरी बात ये है कि हमारे एक्सपोर्ट को किस तरह से हम लोग ने इंक्रीज करेंगे। तो हमें देखे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जो मेन चीज है ना, जो आपने ये सुना होगा बजट में मेंशन भी किया कि मेक इन पाकिस्तान, ये पहला दफा एक कौमी बजट में ये लफ्ज मैंने सुना है, मेक इन पाकिस्तान। तो मेक इन पाकिस्तान किस तरह से करेंगे? तो हम लोगों ने ये सोचे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम उस वक्त होगा जब हमारे रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ते मिले। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स कभी भी 0% फुली नहीं था और अभी इस बजट में हम लोग कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल्स, काफ़ी रॉ मटेरियल्स के ऊपर ना कस्टम ड्यूटी, ना एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ना रेगुलेटरी ड्यूटी। तो ये एक बहुत बड़ी बात। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसके जरिए, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है, मुझे पता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री हर्ट होती है स्मगलिंग। तो हम लोग ने देखे हैं कि कौन से प्रोडक्ट है जो स्मगल प्रोन है। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में टेलीविजन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? वो टेलीविजन स्मगल है। तो इस वक्त हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑन टेलीविजन के ऊपर 0 ड्यूटी कर दिया, ड्यूटी 0। तो इंशाल्लाह बंद होगी, लोकल प्रोडक्शन होगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये एक है। और दूसरी बात ये, अच्छा आपका ये, अच्छा जी, और एक और बात थी कि हम लोगों ने
पिछले नवंबर से 26 सेक्टर्स को एनालाइज किया। ये लेट अली हबीब ने उनके हाथों से हुआ ये सारा, और ये सारे 26 के ऊपर हम लोगों ने राशनलाइजेशन कर दिए है। तो ये सब मिलकर मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर कॉस्ट कम हो जाएंगे और खास तौर पर रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक। अच्छा रज़ाक दाऊद साहब, ये फरमाइएगा, ये बड़ा खुशाइंद है जो आप मेक इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मगर और आपने ये भी पहले कहा कि आप डायरेक्शन ऑफ जो रेवेन्यू है वो उसको बदलना चाहते हैं, इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मगर ये हालात बड़े मुश्किल हैं। जो आने वाला वक्त है उसमें सूरत हाल भी बड़ी गैर यकीनी है। इन मुश्किल हालात में आप क्या समझते हैं किस हद तक ये मुमकिन होगा इस सारे फ्लो को जो है वो बदलना? देखो, हर बजट में चैलेंज क्या होता है, एक तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ और दूसरी तरफ रेवेन्यू। इस दफा हम लोगों ने अच्छी तरह से अच्छे माहौल में सारे प्लानिंग किए, और FBR मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एग्री किए कि ये जो मैंने प्रपोजल दिया है इससे तकरीबन 20 बिलियन रुपए का रेवेन्यू हिट होगा। लेकिन हम लोग सब बैठकर सोचे कि नहीं, एक तरफ से कस्टम्स और उसका तो रेवेन्यू कम होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा गवर्नमेंट को और मज़ीद रेवेन्यू मिलेंगे सेल्स टैक्स में और इनकम टैक्स में। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। अच्छा। कि मैं समझता हूँ कि और इसके बाद एक दफ़ा ये चल पड़े ना, और मुझे उम्मीद है कि ये चल पड़ेगा, इसके बाद सितंबर में दोबारा बिजनेसमैन को बुलाऊंगा, और इस दफ़ा मेरी कोशिश ये होगी कि 3 साल का एक मंसूबा में दे दूँ इंडस्ट्रीज को कि 3 साल का टैरिफ रैशनलाइजेशन में दे दूंगा। तो उम्मीद है कि इस जरिए हमारी मेक इन पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगा। इसके साथ साथ एक और चीज मुझे आपको बताना है, ये तो हो गया मेक इन पाकिस्तान, अभी आया एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे बिजनेसमैन को उनके रिफंड्स मिलना चाहिए, और काफी हद तक हम लोग रिफंड मिल चुके हैं। मुझे अभी पता है कि बिजनेसमैन फुली सेटिस्फाइड नहीं है, मैं भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने पिछले साल प्रोग्रेस किए, इंशाल्लाह उसके ऊपर बिल्डअप करना है और रिफंड्स को बेहतर से बेहतर करना है। इसके साथ साथ एक उनको बेनिफिट है DLTL, वो भी मैं बहुत कोशिश करूंगा कि जैसे पिछले साल उनको मिल गए थे, इंशाल्लाह अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि DLTL 2009 से नहीं मिले थे बिजनेसमैन को। मैं समझता हूँ ये एक जुल्म है बिजनेसमैन की, उनका पैसा है और 2009 से है, तो ये होगा। और इन लोगों का एक और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, वो भी इंशाल्लाह इस साल जुलाई के बाद मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज है, अच्छा ये राइट रज़ाक दाऊद साहब, ये एक्सपोर्ट्स पर कितना, ये मैं जरा आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़े सीनियर रुकन हैं हुकूमत की मुआशी टीम के, ये एक्सपोर्ट्स पर कितना फ़र्क पड़ सकता है, या हुकूमत के अंदाजे क्या हैं या प्रोजेक्शंस क्या है आने वाले वक्त में, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बड़ी गैर यकीनी सी है। तो कोरोना या होगा या अगर नहीं होता तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स की पोजीशन क्या होती? और ये कोरोना ना होता तो हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होती। हमारे एक्सपोर्ट्स बड़े अच्छी तरह से जा रहे थे। आपको पता है कि फरवरी का महीना,
फरवरी का महीना कंपेयर टू फरवरी लास्ट ईयर इजाफा हुआ 14% इन डॉलर टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ डबल फिगर्स में आ गए थे। ये तो कोरोना की वजह से इससे बिल्कुल गिर के ये नेगेटिव हो गया, वरना तो बिल्कुल ठीक था। और इंशाल्लाह मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर हमारा एक्सपोर्ट को दोबारा इंक्रीज करना है। एक और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने टीए किए चाइना के साथ। चाइना के साथ एफटीए इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी। चाइना में कोरोना था, उसके बाद यहाँ आ गया, तो अभी तक सही मानों में नहीं हुआ, लेकिन पिछले चंद दिनों में हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ सीमेंट शुरू हो गया है टू चाइना। इसका मतलब ये हुआ जो हम लोगों ने निगोशिएट किए थे चाइनीज के साथ, खास तौर पर क्लिंकर के लिए, वो उसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स शुरू हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा रज़ाक दाऊद साहब, मैं एक सवाल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये ड्राइवर होती है मईशत का, इनको कहा जाता है। और आज ट्रिब्यून की एक स्टोरी थी और उस पर ये कहा गया कि जो आपके करेक्टिव मेजर्स हैं वो इंडस्ट्री को बड़ा मुतासर कर रहे हैं, और इसमें 5.4 जो है वो परसेंटेज जो है वो सेक्टर डिक्लाइन जो है वो देखा गया है। तो सर ये इनको किस तरह से, आप जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको आप किस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं? देखो, मैं टेक्सटाइल की बात करूंगा। टेक्सटाइल में इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे गारमेंट फैक्ट्रीज है और जो फैशन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, ज़ारा और बड़े बड़े ब्रांड नेम लीवाइस सबके लिए करते थे, वो तो काफ़ी हद तक कम हो गया। तो हम लोग बिजनेसमैन के साथ बैठकर एक मंसूबा बनाए कि ठीक है, वो एक मार्केट चले गई है लेकिन एक और खुल गई है। वो ये है प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन्स, शील्ड, कवर्स, ये सब एक्सपोर्ट। पिछले चंद दिनों में हम लोगों ने इजाज़त दे दी कि आप लोग खुले दिल से एक्सपोर्ट करो, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं और माल शुरू हो गया है जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाउन फैक्ट्री से वो टी शर्ट बनाते थे, वो अभी गाउन्स बना रहे हैं, तो शीट्स बनाते थे और मास्क और ये सब शुरू कर दिए। स्टिचिंग तो वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक और चीज़ मुझे आपको बहुत ज़रूरी बातें बताना है कि हम लोगों ने, हुकूमत ने वायदा किए थे टू द बिजनेस पीपल कि आपको एनर्जी प्राइसेस फॉर द एक्सपोर्ट के जो ये 5 सेक्टर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो इंटरनेशनली बेस्ड प्राइसेस है वो अभी भी इंशाल्लाह हम लोग बजट में रखे हैं, और बिजनेसमैन को बिजली और गैस कंपेटिटिव प्राइसेस पर मिलेगी। तो ये भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है। अच्छा, लास्टली रज़ाक दाऊद साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, मैं एक और चीज आपसे पूछना चलूं। आप क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बड़ा सपोर्ट करते हैं और आप उसको इंसेंटिवाइज भी करना चाहते हैं, अभी भी आज जो आपने जो ताजरों के लिए जो शर्त है वो शनाख्ती कार्ड वाली, उसका वो क्राइटेरिया 50,000 से 1 लाख कर दिया है, मगर सवाल बार बार फिर वही आता है कि जो एनफोर्समेंट है वो हुकूमत क्या कर पाएगी या नहीं, और ये सवाल जो है वो बार बार उठाया जाता है। अभी जबकि आप कारोबार चलाना भी चाहते हैं, एनफोर्समेंट की कोशिश आप पहले भी कर चुके हैं, क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा हुकूमत के लिए कि वो इस माहौल में जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बनाना चाहती है, ये एनफोर्समेंट मेजर्स जो है वो ले सके?
पहली बात तो ये है कि ये हमें फिक्स रखना चाहिए, हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमारे इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनाना है। और इसमें ज़रूर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि किस तरह से इसको एनफोर्स करें। हमें पता है कि FBR के लिए भी बहुत चैलेंजेस हैं। एक नया चेयरपर्सन आ गई है, वो भी बहुत कोशिश कर रही है कि इंशाअल्लाह ये एनफोर्समेंट है ना, ये सिर्फ 1 साल 2 साल का खेल नहीं है, इसको तो रखना ही पड़ेगा और इसके ऊपर तवज्जो देना ही पड़ेगा। तो ये नहीं करेंगे, हम लोग आज छोड़ देंगे तो फिर ये बैठ जाएगा। इसके ऊपर प्रेशर रखना है, और इस साल भी 2020-21 में भी हम लोग प्रेशर रखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर आप रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रज़ाक दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से बात कर रहे थे। बहरहाल बड़े आम सवालात हैं और हुकूमत की मौशी गवर्नेंस पर कुछ और बात करेंगे। हमारा पैनल डिबेट के लिए हमारे साथ मौजूद होगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज बजट आया और हुकूमत की जो मौशी मुश्किलात है, क्या हुकूमत की जो मौशी गवर्नेंस है वो इसकी जिम्मेदार है या फिर जो मौजूदा सूरत हाल जिसका सामना है ये इसकी वजह, और हुकूमत के पास यही बेहतरीन रास्ता था जो आज बजट में जो है वो हमने देखा। खुर्रम दस्तगीर साहब साबिक वफाकी वज़ीर बराए तिजारत मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में। शंदाना गुलजार साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमारे साथ होंगी, और फ़ारूक सलीम साहब जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे इस डिबेट में। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे सर डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है ये जो आज बजट आया जिसमें कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया हुकूमत कहती है, मगर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कोई इंसेंटिव भी नहीं है इंडस्ट्री के लिए, मगर ये बेहतरीन रास्ता था जो हुकूमत के लिए इस वक्त था? आज का बजट पाकिस्तान के गरीबों और मिडिल क्लास और पाकिस्तान की सनत के कत्ले आम की FIR थी असल में, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक साल बाद गरीब तर हैं, भूखे तर हैं, बेरोजगार तर हैं। और यूं लगता है कि हुकूमत एक ऐसी माफिया नवाज चक्की है जिसमें जो भी दाने डालें उसके अंदर से गुर्बत, भूख और बेरोजगारी बाहर आते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि टैक्स फ्री बजट है। एक तरफ कहा जी टैक्स फ्री बजट है, दूसरा मैं एग्जैक्ट नंबर कोट कर देता हूं, FBR ने कहा जी हम इस साल 3908 अरब रुपए 3908 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे, अगले साल हम 4963 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो एक तरफ कहते हैं कि टैक्स फ्री बजट है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम 1055 अरब रुपए 1 ट्रिलियन रुपीस जो है हम एक्स्ट्रा इकट्ठे करेंगे। कैसे इकट्ठे करेंगे कुछ नहीं पता। इसका मतलब यह है कि रहमान साहब 3, 4, 5 महीने बाद एक मिनी बजट आएगा और उसमें ये 1055 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे और फिर पाकिस्तान आगे चलेगा। वो इस तरह ये झूठ का पलंदा है। बसन ये कहा आज मोहतरम वज़ीर सनत साहब ने कि 9.1% मालियाती खसारा है, असल मालियाती खसारा 12.3% है, और खुद उनकी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि 12.3%। पाकिस्तान की तारीख का इतना परेशान कुन फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमें नजर नहीं आया। इसी तरह जो इससे पहले ने झूठ बोला कि जी 2018-19 में जो GDP ग्रोथ थी वो 3.3% थी, अब पता चला है कि वो 1.9% है। तो इसी तरह इनका जो GDP ग्रोथ का इस साल का नंबर है 0.4% कमी जो हुई है, ये गालिबन असल में 1.5% की कमी है। तो अगले साल का जो कह रहे हैं कि जी हम 2% पे ग्रो करेंगे, वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। तो ये कौम की आंखों में धूल झोंक दिया, और जो एक कैटास्ट्रोफिक डीके है, एक तबाहकुन इनअतात है पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस में, उसके ऊपर एक कोरोना का पर्दा डालने की कोशिश की है। आप अभी वज़ीर तिजारत साहब से बात कर रहे थे, रमान साहब, मैं अगर आपकी इजाजत हो तस्हीह कर दूं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जी असल में 7.78 गिरी है, यानी 8% गिरी है एक साल में। जो आपने नंबर कोट किया, हमारे पास जो नंबर था वो तो 5.4%, 5.4% कोट किया गया। हाँ, अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि 7.8% है।
7,800 फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. जब उसके साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड होती है, उसकी स्लॉटरिंग भी ऐड होती है, तब वो 5.4% का नंबर है. लेकिन असल में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर है वो तक 8% है, जो बड़ा भयानक है. 2 साल से पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नोज डाइव कर रही है. इसका मतलब है कि ना टैक्स इकट्ठा होगा, ना नई न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और किसी भी तरह की हमें सुनीद दी जा रही है. इस बजट में कोई सेंस नहीं है कि किसी को भी ये ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट हो. पाकिस्तान की जो सर मेरी जरा गुजारिश ये सुने तो मैं, और ये बल्कि आपने तो जो पॉइंट आउट किया है, मैं शंदाना गुलजार साहबा, क्या ये मतलब ये तो फिर वो झूठ बोलने वाली बात हुई कि गवर्नमेंट इज लाइंग टू योर फेस. क्या ये नंबर फजिंग इतनी ओपनली हो रही है जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी. आज अगर बजट में आपने देखा होता कि हालात कैसे थे, अपोजिशन ने बजट सुना तो नहीं. खुर्रम साहब उन कुछ खास लोगों में से हैं जो एक्चुअली पढ़ते हैं चीज़ें, लेकिन खुर्रम साहब की जो ऑब्जेक्शन है वो उस पे नहीं है जो करंट बजट है, उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है जो 3 महीने बाद इन ख्याल में होगा. तो वो तो डिस्कशन से फिर बाहर ही बात हुई कि जो अब 3 महीने बाद होगा, सप्लीमेंट्री बजट होगा, नहीं होगा, टैक्स इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे. इस बजट में क्या है, हम अभी हकायक पे बात करेंगे, और जो होने वाला है बट जो आज हुआ है. No new taxes introduced. A huge amount of taxes slashed for your small and medium and large enterprise. आपकी LSM क्यों नहीं बढ़ी? आपकी जी 0% एक्सपोर्ट ग्रोथ रही 5 साल. तो आपकी LSM अगर बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट कहाँ करेगी? आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपसे प्रोडक्ट नहीं उठा रही थी. चलिए कोविड को मैं डिस्कशन से बाहर रख लेती हूँ, लेकिन देखिए ये बातें पहले भी हो चुकी. इसी फोरम पे, आपके शो पे, एक और शो पे हुआ था जब हमने शुरू में कोविड के 10 दिन बाद हमने जब एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर की बात की, तो क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब भी हमारे साथ इस शो पे, तो हमारे एक शो पे यही बात हुई कि जी पैसे लाएंगे कहाँ से, आप तो इतने टाइट डेफिसिट में. अब उन पैसों की डिसबर्समेंट भी हो चुकी है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नए शेयर्स और नेगेटिविटी फैलाने वाली की कोई कमी तो है नहीं. और खुर्रम साहब जैसे लोगों की मैं इज्जत करती हूँ क्योंकि वो तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, वो सही बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वो इमोशनल हो रहे हैं. क्योंकि देखिए अगर एक बजट कहता है कि नो न्यू टैक्सेस और फिर वो लिखने में भी आ रहा है नो न्यू टैक्सेस, तो उसको झूठ कह देना बहुत बड़ी बात है. तो उसके लिए कोई प्रूफ तो फिर आप देना. हाँ नहीं 3 महीने बाद ये होगा, अगर 3 महीने बाद होगा, मैं भी हूँ, सर भी है, बात हो जाएगी. बट वो बिल्कुल देखिए वो टैक्स कलेक्शन को वो टैक्स कलेक्शन कोट किए हैं. अगर आप ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो करीब से दिखा सकें, इसकी जो सेकंड लाइन है वो ये कह रही है कि इस साल 3,908 अरब के टैक्स इकट्ठे होंगे. दूसरी लाइन की बात कर रहा हूं जो हाईलाइटेड है. और अगले साल हमने 4,963 अरब के FDR के डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं, वो इकट्ठे कर रहे हैं. जब 1,055 अरब रुपए एक्स्ट्रा आपने कहा है में इकट्ठे करेंगे और आज आप कह रहे हैं आपने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो फिर कोई एक चीज तो गलत है ना. या तो आपने टैक्स लगाया हमें बताया नहीं, और नहीं लगाया तो फिर 3,908 से हम 4, ये कोई छोटी रकम नहीं है. आपने 27% अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है. तो जब आप कहते हैं कि टैक्स फ्री है और खुद एस्टिमेट में कहते हैं कि 4,060 अरब रुपए का कटा, तो कैसे करेंगे? अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि झूठ, ये बता दें. मैं शंदाना साहब जरा एक ब्रेक के बाद आता हूं, मुझे एक ब्रेक पड़ रही है, बट आई विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक. मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो फिर आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा और हुकूमत की जो मौशी गवर्नेंस, जो बहरान दर बहरान आ रहे हैं माफियाज की वजह से, उस पर भी बात करेंगे. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद. मौशी सूरत हाल पर बात हो रही है, मैशत पर. शंदाना गुलजार साहब, ये जो आर्गूमेंट बार बार दिया जा रहा है कि ये कोरोना पर अब हुकूमत अपना जो सारा मौशी कारकर्दगी है उसका मलबा डाल रही है, मगर पहले भी कोई हालात हुकूमत के और खास तौर पर जो इसकी मौशी कारकर्दगी थी उसके इतने अच्छे नहीं थे. तो कोरोना और नो कोरोना इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. रहमान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. हालात कैसे ठीक होते? $7 ट्रिलियन रुपए आप दे दे डेट सर्विसेज में, तो कैसे इस मुल्क की हालत ठीक होगी? और आपने डेट सर्विसिंग यानी कर्जे किस चीज के दिए हैं? कौन सा यहाँ पे एफिल टावर बना है? कौन सा यहाँ पे लंदन पेरिस बन गया है? कर्जे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? क्या, लेकिन मैं उस सियासत में जाना नहीं चाह रही थी. मैं तो कुछ चाह रही थी कि अगर कि इस बजट में पॉजिटिव क्या चीज है, क्योंकि इस वक्त आवाम देख रही है, आपस में लड़ाइयाँ करेंगे असेंबली में भी, टीवी शोज पे, बट मुझे जो जरूरी लग रहा है, रजाक दाऊद साहब ने आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सप्लेन कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ उसके इम्पैक्ट पे लड़ाई हो सकती है कि जी इसका रिजल्ट नहीं आएगा,
وہ تنقید ٹھیک اپوزیشن کی, بٹ یہ تنقید کرنا کہ بجٹ جھوٹ ہے, یہ ذرا ایکسٹریم لگتا ہے. بٹ چلے ڈزنٹ میٹر, ہر کسی کی اپنی رائے ہے. میں ہلکا سا آپ کو لے کے جاتی ہوں اس پہ کہ دیکھیں ہمارا پولٹری, ڈیری اور میٹ سیکٹرز, اس پہ اسپیسیفکلی اٹینشن پے کی جا رہی, کیونکہ یہ ایکسپورٹ کا سال تو ہے نہیں. ہم نے اپنی ڈومیسٹک اکانومی آپ نے اسٹیمولیٹ کرنی ہے, کیونکہ ایکسپورٹ پہ وہی ساری چیزیں جائیں گی آپ کی, اور پہلے بھی کبھی نہیں گئی ہیں آپ کی انڈسٹری کی, آپ کی ایگریکلچر کی, کیونکہ آپ کے ایس پی ایس ٹی بی ٹی یعنی آپ کی صفائی کے اسٹینڈرڈ, آپ کے پیکنگ کے اسٹینڈرڈ, آپ کی کھانے کی پیکیجنگ, وہ کبھی نہیں ہوتی تھی جو ویسٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, یورپ یا امریکہ ایکسیپٹ کرے. تو اس کے لیے خاص ہو رہی ہیں میجرز, اس کے لیے فشریز ہو رہی ہیں. اچھا, جو ایگریکلچر آپ کے انپوٹس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو سیڈ چاہیے, فرٹیلائزر چاہیے ہوتا ہے, یوریا, ڈی اے پی, یہ ساری چیزیں وہ نہ کوالٹی کی ہوتی ہیں نہ دستیاب ہوتی ہیں. اس پہ میسو سلیشز ہیں, اس پہ ایڈیشن کی گئی ہے. جہاں پہ امپورٹ کم تھی امپورٹ بڑھانی ہے, جہاں پہ ٹیکس زیادہ ہے ٹیکسز کم کیے ہیں. میں ڈیٹیل ساری آرام سے کروں گی, لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ زراعت ہماری شرنک ہوئی, ان پرٹیکولر پنجاب کی پچھلے 5 سالوں میں 3% سے بھی نیچے آ چکی تھی, اور پنجاب آپ کا بیک بون ہے زراعت کا پاکستان کے لیے, چاہے وہ لوکل کامرس ہو چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹ. اچھا, مشینری, گرین ہینڈلنگ, کین یو امیجن ٹریکٹرز پہ بھی, ہر جو ٹریکٹر پاکستان میں نہیں بھی بنتا اس پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. جو زراعت کے آلات پاکستان میں نہیں بنتے ان پہ بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, وہ ساری ہم نے کم کر دی. اچھا, اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان میں آپ رہ گئے ہیں, نہ آپ سلیکن ویلی سے کمپیٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ انڈیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں, میں آج کی بات نہیں کر رہی ہوں, 18 اگست 2018 کی کوئی رپورٹ اٹھا لے, اگر آپ پاکستان کو کسی ٹاپ 20 یا ٹاپ 50 میں ڈھونڈ کے مجھے دکھا دیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, کمپٹیٹیونیس میں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں, تو میں مان لوں کہ جی ساری تباہی ہم نے پھیری ہے. صرف جو پازیٹیو اتفاق آ رہا ہے ہماری ابھی دیکھیں جو اشاریہ رائٹ, آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ کسان کے لیے آپ نے بڑی سہولت کر دی, بٹ اشاریہ ابھی بھی جو ہے وہ بڑے اشاریہ تو ہمارے بڑے خراب ہے نا جو گرافس ہم دیکھتے ہیں. بٹ خرم دستگیر صاحب, یہ جو ڈیبٹ سروسنگ کی انہوں نے بات کی, سر کیوں کتنے قرضے آپ لوگ لے کر گئے تھے کہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے وہ قرضے دینا مشکل ہو رہا ہے, سارا پیسہ ادھر نکل جاتا ہے. ہاں اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ ان قرضوں کا کیا کیا. چلے میں حضور جی, یہ تو میرا بڑا فیوریٹ سوال ہے یہ کہ ہم نے کیا کیا. ایک تو میں آپ کے ناظرین پر واضح کر دوں کہ مسلم لیگ نون نے 5 سال میں 10,600 ارب کے قرضے لیے. یہ حکومت آلریڈی 13,000 ارب کے قرضے اپنے 22 مہینے میں لے چکی ہے. یعنی مسلم لیگ نون کے 5 سال ڈیٹ سروسنگ ہے سر. میری بات سن لیں. اب یہ ہے کہ جی 10,600 کا ہم نے قرضے لیے, ہم نے کیا کیا, ہم نے ضرب عضب لڑی, ہم نے رد الفساد لڑی, ہم نے 12,000 میگا واٹ کے جو انرجی پلانٹس تھے وہ لگائے, جس میں نیلم جیلم بھی شامل ہے. پاکستان کی 40 سال کے بعد کوئی ہائیڈل پاور کا پروجیکٹ بنا. ہم نے کھچی کنال کمپلیٹ کی, ہم نے لواری ٹنل کمپلیٹ کی, ہم نے بلوچستان میں ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں بنائی, ہم نے موٹر ویز بنائی, ہم نے پاکستان کی ٹرانسمیشن لائنز میں ہزاروں کلومیٹر کا اضافہ کیا. ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے جو تھا 3G 4G انفراسٹرکچر جو ہے اس میں میسو انویسٹمنٹ ہوئی, وہ ہم لے کر آئے 3G 4G, جس کا آج تک پاکستانی قوم جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے. واپس تو ان کو کرنے پڑے نا, واپس تو قرضے ان کو کرنے پڑے نا. دیکھیے سر چلے آپ کی یہ لسٹ تو آ گئی کہ کیا کیا, بٹ نہیں رحمان, بات یہ ہے کہ کیا ہمیں چھوٹ تھی ان 5 سالوں میں کہ ہم سے جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے تھے ہم نے ان کے قرضے, ہم نے بھی, اور یہ بھی اس حکومت نے شکر ہے بتایا پارلیمان کو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 33 ارب 65 کروڑ ڈالر کے قرضے واپس کیے اپنے 5 سالوں میں. تو یہ نہیں تھا کہ ہم نے قرضے بھی واپس کیے, ہم نے پاکستان کی تعمیر نو بھی کی, ہم نے ضرب عضب بھی لڑی, پاکستان کو جو ہے دہشت گردی سے بھی چھٹکارا دیا. یہاں سوال یہ ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں اس حکومت نے جو 13,000 ارب لیا ہے اس میں کچھ ڈیویلیویشن کا امپیکٹ ہے, لیکن یہ 13,000 ڈیٹ وداؤٹ ڈیولپمنٹ ہے, یعنی ایسا قرضہ جس کی 0 ترقی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ کوئی اینٹ نہیں ہمیں دکھا سکتے کہ جی ہم نے 13,000 ارب کا قرضہ لیا ہے. یہ سوال شہزانہ صاحبہ آپ کے پاس. جی رحمان صاحب میں جواب دیتی ہوں اگر اجازت دیں تو. سر ذرا آپ ان کا سن لیں نا. دیکھیں آپ نے تو بتا دیا آپ نے قرضے کا کیا کیا, بٹ جو 10,000 ارب تھا, بٹ آپ نے شہزانہ صاحب 13,000 ارب لے لیا, آپ نے کیا کیا 13,000 ارب کا؟ دیکھیے جی 13,000 ارب میں 7,500 ارب ان کے لیے ہوئے قرضوں کی ہم نے واپسی کی ہے. 3,000 ارب ڈالر کی قیمت بڑھنے سے, جس پہ انہوں نے 24 ارب ڈالر لگایا تھا, اس کو آرٹیفیشلی مہنگا رکھا ہوا تھا, تو 10,000 ارب تو وہ چلے گئے. 3 ہماری حکومت نے لیے 2 سال میں. اچھا 13 ہسپتال, یہ کہتے کہ کے پی کے میں کچھ نہیں کیا.
13 ہسپتال ہم نے KPK بنائے, بے شک پچھلے 5 سال میں بنائے. میں آپ کو پوری لسٹ بنا سکتی ہوں. صرف آپ اپنا احساس پروگرام جو ایمرجنسی کیش ٹرانسفر ہے, وہ تو کووڈ میں آیا نا, وہ تو پرانا ہمارا غم نہیں ہے, تو نیا غم ہے. آئی کین ٹیل یو جی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے صرف, اور یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, ڈاکٹر ثانی نشتر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, کہ آپ نے لمیٹڈ مینڈیٹ اکاؤنٹ سے آپ نے نو یور کسٹمر کا اٹھا کے پورا پروسیس 2 مہینے کے اندر 2.5 ملین لوگوں کے بینک اکاؤنٹس پاکستان میں لگائیں. آپ نے صرف لوگوں کو پیسے نہیں دیے, آپ ان کو معیشت بنانے والے کاروبار میں نہیں لگتا, دیکھیں میں شندانہ صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کی گورنمنٹ کی جو فسکل مینجمنٹ ہے, میری ذرا گزارش میں سنتی ہوں, جو سوال آپ سے مجھے جانا ہے دوسرے شو پہ, میں صرف آپ جی بتائیے. جی میں جو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا آپ کی فسکل مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, یہ جو ایک کے بعد ایک بحران جو ہے وہ آ رہا ہے, بجلی والا, ابھی یہ دیکھیں کرونا والی صورتحال بڑی غیر معمولی ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ آگے یہ کتنا, دیکھیں جی دیکھیں وہ کارٹلائزیشن تو ہے, مگر آپ کو بھی ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں, حکومت کو تو یہ آسٹیرٹی, ریسپانسبلٹی اور یہ کنٹرول کہیں نہ کہیں پر دکھانا ہوگا نا, تاکہ عام آدمی کو فائدہ ہو. چینی کی قیمت کم نہیں ہوتی, پیٹرول ملتا نہیں ہے, اگر آپ سستا بھی کر دیتے, تو یہاں پر تو آپ کو بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں رحمان صاحب, یو کانٹ ہیو اٹ ٹو ویز, کہ آپ چاہیں کہ جو حکومت بزنس سے باہر ہے اور پھر حکومت بزنس کو ریگولیٹ بھی کرے. ریگولیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے, اب حکومت خود چینی بنانا شروع کر دے, حکومت خود پیٹرول بیچنا شروع کر دے, حکومت خود آٹا بیچنا پروکیور تو کر دیتی ہے, اب وہ بیچنا بھی شروع کر دے, یہ تو تباہ ہو جانی آپ کی انڈسٹری. پیپلز پارٹی نے کیا نیشنلائزیشن کر دی, اور جتنی آپ کی انڈسٹرائزیشن ہوئی تھی پچھلے 30-40 سال میں, اس پہ پانی پھیر دیا. دیٹ از اے بیڈ آئیڈیا. جو مافیاز اور کارٹلائزیشن ہے, آپ ابھی کمپٹیشن کمیشن کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو یہ مافیاز پاکستان کے ساتھ کرتی نہیں ہے. رپورٹ آتی ہے CCP کی, سٹے لے لی جاتی ہے سپریم کورٹ میں, کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چینے والوں نے سٹے لے لی. ہم تو جو کوشش کرتے ہیں اس پہ سٹے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں, خرم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ بجلی کے بحران کو ختم کیا, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ. آپ نے IPPs کو پاکستان کے, ہمارے وہ بالکل اس وقت ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ریجن میں 6 روپے کی 6 سینٹس پہ 1 یونٹ بجلی کا بنتا ہے, ہمارے ملک میں 16 روپے کا بنتا ہے. وہ کاسٹ کون دے؟ مجھے بتائے. انڈسٹری دے رہی ہے, میں دے رہی ہوں, آپ دے رہی ہوں ٹیکس پہ. سب سے غریب, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتی کسی کی بھی, میں صرف عمل کو دیکھتی ہوں کہ آپ جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ملبہ, اس کو ہم کہاں لے کے جائیں, وائپ آؤٹ کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. میں آپ سے اجازت چاہوں گی, معافی چاہتی ہوں جی, میں نے ایک اور شو پہ کمٹ کیا تھا, تو انشاءاللہ پھر کسی کو آرام سے ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. میں اس کا جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میں خرم صاحب سے لیتا ہوں, لے رہا ہوں واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. خرم دستگیر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے جو کارٹلائزیشن کے حوالے سے پوچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے فسکل مینجمنٹ, اور کیا وجہ ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک بحران جو ہے وہ حکومت کے لیے آ رہا ہے؟ پہلے شوگر والا, آٹے والا, پھر اس کے بعد اب یہ پیٹرول والا. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ چیزیں کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی؟ رحمان صاحب, یہ حکومت از مافیا, برائے مافیا, من جانب مافیا. اٹس گورنمنٹ آف دا مافیا, بائی دا مافیا, فار دا مافیا. یہی ہم دیکھتے ہیں. مثلا آج کا بجٹ آیا ہے, اس میں واحد کوئی مثبت چیز ہے کہ پاکستان کی زراعت جو ہے اس میں بہتری آئی ہے, لیکن بہتری کا عوام کے لیے نتیجہ یہ ہے کہ نہ آٹا مل رہا ہے اور مستقل مہنگا ہو رہا ہے, نہ چینی مل رہی ہے, مستقل مہنگی ہو رہی ہے. تو یہ کس قسم کی زراعت کی بہتری آئی ہے جس کا پاکستان کے عوام کو نقصان ہوا ہے؟ اور میں یہ یاد کرا دوں کہ جنوری میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی تھی وہ 24% تک گئی ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں فوڈ انفلیشن شہروں سے زیادہ تھی. تو یہ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی خرابی موجود ہے کہ اس حکومت کے جو اقدامات ہیں, چونکہ مافیا کا اس کے اوپر اثر ہے, وہ ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ تیل کی قیمت انہوں نے کم کی ہے, لیکن چونکہ پاکستان کے اوپر جو مافیا کا راج آ گیا ہے, تو تیل کی قیمت میں کمی بھی گندم کی طرح پاکستان کے عوام تک اس کا کچھ کو فائدہ نہیں پہنچا, اور وہ بےچارے لائنوں میں آج بھی لگے ہوئے مختلف شہروں میں کہ انہیں پیٹرول مل جائے. یہ جو مینجمنٹ کا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا IPP کا ذکر ہوا, کہ دیکھیں جی IPP کے بڑے بھیانک فیصلے اور جو ارینجمنٹ ہوا, لیکن IPP کے سب سے بڑے بینیفیشری وہ وفاقی وزیر تھے جن سے آپ نے اپنے پروگرام سے آغاز آج کیا انٹرویو کر کے, جن کو 30 ارب روپے گورنمنٹ وہ لے چکے. سر جو مافیا ہے وہ وفاقی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وہ وہی جو ہیں وہ ٹھیکے بھی لیتے ہیں,
وہی گورنمنٹ کی پالیسیز کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کے اگر گورنمنٹ کو ٹھیک سٹیپ لیتی بھی ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی, لیکن چونکہ گورنمنٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, وزیر اعظم نوٹس بھی لیتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ ایک کے بعد ایک, اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم رپورٹس پبلک کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا تھا؟ رپورٹس پبلک کرنے کا, ان انویسٹیگیشنز کا یہ بہت بڑا جو ہے وہ قدم کہہ رہی ہے حکومت کہ ہم اٹھا رہے ہیں. میری استدعا یہ ہے کہ یہ محمد نواز شریف کی ایک لیگیسی ہے جو ہم تک آئی ہے, کہ جو ہم نے 2014 میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ نیا دوبارہ بنایا تھا, اس کی ایک شک ہے کہ انلیس بہت ہی سیریس معاملہ ہوگا نیشنل سیکیورٹی کا, ہر کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوگی. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. اگر اس قانون کے تحت کوئی کمیشن بنے گا, پھر وہ پرائم منسٹر کو بہت بڑا اس کے اوپر کاغذ لکھنا پڑے گا کہ میں اس کو کیوں پبلک نہیں کرنا چاہتا. تو ہر رپورٹ آپ دیکھیں گے کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو 2014 کا ہے اس کے انڈر جو ہوگی وہ پبلک ہوگی, کیونکہ وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن بجٹ کے اوپر آتے ہیں کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں 11% گھٹ گیا ہے. یہ پہلا بجٹ ہے جس میں پی ایس ڈی پی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 18% کم ہے. تو میری بہت کوشش ہے کہ میں ڈھونڈوں اس میں کہ یا کہیں نہ کہیں میرے